स्वागत। आज हम प्राइवेट इक्विटी की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतर रहे हैं और एक बहुत ही खास चीज पर बात करेंगे, रिटर्न्स मैट्रिक्स। हाँ, नमस्कार। ये रिटर्न्स मैट्रिक्स असल में किसी भी प्राइवेट इक्विटी फंड के रिपोर्ट कार्ड जैसा है। सब कुछ इसी में होता है। बिल्कुल, हमारे पास जो जानकारी है वो इसी मैट्रिक्स की बारीकियों को समझाती है। ये कैसे काम करता है, इसमें क्या क्या होता है, और सबसे जरूरी, ये किसी फंड की कामयाबी या नाकामयाबी की कहानी कैसे बताता है। सही कहा। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इस जानकारी से मेन बातें निकालें और समझें कि ये मैट्रिक्स आखिर है क्या चीज। और ये फंड की कहानी कैसे कहता है। तो शुरू करते हैं। ये रिटर्न्स मैट्रिक्स है क्या आखिर? आपने कहा रिपोर्ट कार्ड, इसे थोड़ा और समझाएंगे? हाँ, तो इसे ऐसे समझिए कि ये एक डिटेल्ड लॉग बुक है, एक टाइमलाइन जो फंड के पूरे जीवन में, मतलब शुरू से आखिर तक, सारे कैश फ्लो, पैसा कब आया कब गया, और हर स्टेज पर फंड के निवेशों की वैल्यू क्या थी, उसका पूरा हिसाब रखती है। अच्छा, एक पूरी फाइनेंशियल हिस्ट्री। ठीक है। तो इस लॉग बुक में कौन-कौन सी मुख्य चीजें या कह लें कॉलम्स होते हैं? हाँ, इसमें कई जरूरी कॉलम होते हैं। जैसे स्रोत के उदाहरण को देखें तो पहला है YRS यानी साल, फंड कितने साल पुराना है ये बताता है, सीधा साधा। आगे फिर है कैपिटल पेड। ये वो पैसा है जो निवेशकों ने, जिन्हें हम LPs कहते हैं, असल में फंड में डाला है। उनके लिए ये कैश आउटफ्लो है। मतलब वो पैसा जिस पर फंड मैनेजर यानी GP काम शुरू करता है। बिल्कुल। फिर आती है मैनेजमेंट फीस। ये GP की फीस है फंड चलाने के लिए। अक्सर ये चुकाए गए कैपिटल का एक फिक्स्ड परसेंटेज होती है, जैसे उदाहरण में 2%। तो ये वो पैसा है जो सीधे निवेश के लिए उपलब्ध नहीं होता। अच्छा, तो ये एक तरह की लागत हो गई फंड चलाने की। और अपॉर्चुनिस्टिक कैपिटल, इसका क्या मतलब है? स्रोत में ज्यादा डिटेल नहीं है। हाँ, इस पर ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है, पर अंदाजा यह है कि ये शायद किसी खास मौके या डील के लिए अलग से जुटाई गई या रखी गई पूंजी हो सकती है, फंड की पूरे कैपिटल स्ट्रक्चर का एक हिस्सा। ठीक है। और फंड ने जो निवेश किए हैं उनकी कीमत कैसे दिखती है इसमें? वो दिखती है NAV में, यानी नेट एसेट वैल्यू। ये किसी खास समय पर फंड के जो निवेश बिके नहीं हैं, मतलब अनरियलाइज्ड हैं, उनकी बाजार में अनुमानित कीमत है। अच्छा, मतलब जो पोर्टफोलियो कंपनीज हैं उनकी वैल्यूएशन। हाँ बिल्कुल, जैसे उदाहरण में साल 18 पर NAV 145 दिखाया गया है। ये वो वैल्यू है जो अभी कैश में नहीं बदली है। और पैसे का असली आना जाना वो कैसे ट्रैक होता है? इसके लिए है सबसे महत्वपूर्ण कॉलम CF यानी कैश फ्लो। ये सारे नकदी लेन देन का रिकॉर्ड रखता है। LPs और फंड के बीच? हाँ, नेगेटिव वैल्यू का मतलब है पैसा LPs से फंड में आ रहा है, जैसे कैपिटल कॉल। और पॉजिटिव वैल्यू मतलब पैसा फंड से LPs को वापस जा रहा है, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। यही वो आंकड़े हैं जिनसे IRR कैलकुलेट होता है। IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, उस पर आएंगे। एक और चीज रह गई, कैरीड इंटरेस्ट। ये क्या है? हाँ, कैरी, ये है GP का मुनाफे में हिस्सा। ये उनको तब मिलता है जब LPs को उनका लगाया हुआ पैसा और एक तयशुदा रिटर्न, जिसे प्रेफर्ड रिटर्न कहते हैं, वापस मिल चुका होता है। ये GP के अच्छे प्रदर्शन का इनाम है। समझ गए। तो अगर हम स्रोत के उदाहरण को देखें, शुरू के सालों में जैसे साल 1 और 2 में कैपिटल पेड 50 है, मैनेजमेंट फी 1 कट रही है और कैश फ्लो -51, मतलब नेगेटिव है। पैसा LPs से फंड में जा रहा है। बिल्कुल, साल 4 और 5 में भी यही पैटर्न है। लेकिन ध्यान दीजिए, साल 4 से NAV भी दिखने लगता है, 45, 55। हाँ, इसका मतलब है कि फंड ने निवेश करना शुरू कर दिया है और अब उन निवेशों की कुछ कीमत आंकी जा रही है, भले ही वो अभी बिका ना हो। एकदम सही। NAV का दिखना यही बताता है कि पैसा काम पर लग गया है। और अब इसी मैट्रिक्स के डेटा से हम फंड के प्रदर्शन को नापने वाले असली पैमाने, मतलब मैट्रिक्स, कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहीं से बात और दिलचस्प हो जाती है। मैट्रिक्स, हाँ, कौन से हैं सबसे जरूरी? 2 सबसे अहम हैं, ग्रॉस IRR और नेट IRR। ग्रॉस IRR, ये क्या दिखाता है? क्या ये सिर्फ निवेश की परफॉर्मेंस है बिना खर्चों के? हाँ बिल्कुल, ग्रॉस IRR फंड के निवेशों से मिलने वाला रिटर्न है, लेकिन इसमें से मैनेजमेंट फीस और कैरिड इंटरेस्ट घटाया नहीं जाता। ये सीधे सीधे दिखाता है कि GP ने जो कंपनियां चुनी, उन निवेशों ने खुद कैसा परफॉर्म किया। तो ये GP की इन्वेस्टमेंट स्किल का प्योर मेजर है। आप कह सकती हैं। ये दिखाता है कि निवेश चुनने और उन्हें बढ़ाने की क्षमता कितनी है, बिना फंड लेवल की लागतों के असर के।
उदाहरण में ये 13% है। ठीक है, तो फिर नेट आईआरआर क्या है और ये ग्रॉस आईआरआर से अलग क्यों है? उदाहरण में ग्रॉस 13% है और नेट 11.8%। ये फर्क क्यों? नेट आईआरआर वो रिटर्न है जो आखिरी में निवेशकों यानी एलपीज को असल में मिलता है। ये सभी खर्चे, मैनेजमेंट फीस और कैरिड इंटरेस्ट घटाने के बाद कैलकुलेट होता है। अच्छा, तो ये है असली कमाई जो एलपी की जेब में आई। हाँ, इसीलिए एलपीज के लिए ये सबसे जरूरी मेट्रिक है। उदाहरण में 11.8% है और ये जो 13% और 11.8% के बीच का लगभग 1.2% का अंतर है, ये साफ दिखाता है कि फंड चलाने की लागत, फीस और कैरी निवेशकों के फाइनल रिटर्न पर कितना असर डालती है। समझ गई। तो ग्रॉस आईआरआर निवेश की क्वालिटी बताता है और नेट आईआरआर के निवेशक को मिला क्या। लेकिन ये 1.2% का फर्क, क्या ये हमेशा सिर्फ फीस और कैरी ही होता है या इसमें कुछ और भी छुप सकता है? देखिए, मुख्य तौर पर तो ये फीस और कैरी का ही असर होता है। ये सबसे बड़े खर्चे हैं जो ग्रॉस और नेट के बीच अंतर पैदा करते हैं। लेकिन हाँ, कुछ और छोटे मोटे फंड लेवल के खर्चे भी हो सकते हैं, जैसे एडमिन कॉस्ट्स या कुछ लीगल फीस, अगर वो सीधे डील से चार्ज ना होकर फंड से हों। पर मोटा मोटा फर्क इन्हीं दो चीजों से आता है। और ये ग्रॉस नेट स्प्रेड एलपीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है जब वो किसी जीपी को चुनते हैं। हाँ, ये देखने के लिए कि क्या जीपी की फीस उनके प्रदर्शन को जस्टिफाई करती है। बिल्कुल। ठीक है, ये तो हुई आईआरआर की बात। लेकिन इस मैट्रिक्स से और भी चीजें पता चलती हैं ना? हाँ, स्रोत में कुछ और रेशियोज का भी जिक्र था, केपीआईज। हाँ बिल्कुल। आईआरआर तो रिटर्न की स्पीड बताता है, लेकिन ये नहीं बताता कि कितना पैसा वापस आया या कितना अभी फंसा हुआ है। उसके लिए हम कुछ और मल्टीपल्स देखते हैं। 3 मुख्य हैं। पहला, डीवीपीआई, डिस्ट्रीब्यूटेड वैल्यू टू पेड इन कैपिटल। ये मापता है कि एलपीज ने जितना पैसा फंड में डाला, पेड इन कैपिटल, उसके बदले उन्हें कितना कैश वापस मिल चुका है, डिस्ट्रीब्यूशंस। अच्छा, कैश ऑन कैश रिटर्न जैसा? हाँ, एक तरह से। उदाहरण में कुल डिस्ट्रीब्यूशन 145 है और पेड इन कैपिटल डीवीपीआई के लिए भी 145 है, तो डीवीपीआई हुआ 145 इक्वल्स टू 1.00। 1.00 डीवीपीआई का मतलब है कि एलपीज को उनका लगाया हुआ पूरा पैसा कैश में वापस मिल गया। हाँ, मतलब उनका प्रिंसिपल सेफ हो गया कह सकते हैं। ये तो बहुत जरूरी होगा एलपीज के लिए। बहुत ज्यादा। 1.0x डीवीपीआई क्रॉस करना एक बड़ा माइलस्टोन होता है किसी भी फंड के लिए। इससे एलपी का रिस्क काफी कम हो जाता है। कई एलपीज के लिए जल्दी 1.0x डीवीपीआई देखना, भले ही बाद में टोटल रिटर्न बहुत ज्यादा हो, ज्यादा सुकून देने वाला होता है। सही बात है। अच्छा, दूसरा रेशियो कौन सा है? दूसरा है आरवीपीआई, रेजिडुअल वैल्यू टू पेड इन कैपिटल। ये फंड के जो निवेश अभी बचे हुए हैं यानी एनएवी, उनकी कीमत की तुलना एलपीज द्वारा लगाए गए कुल पैसे से करता है। मतलब जो अभी कैश नहीं मिला, हाँ। बट जिसकी वैल्यू है। हाँ, उदाहरण में साल 18 का एनएवी 145 है और तब तक का पेड इन आरवीपीआई के लिए 118 माना गया है। तो आरवीपीआई हुआ 145,118, जो लगभग 1.23 आता है। स्रोत में 1.29 लिखा है, शायद कैलकुलेशन में थोड़ा फर्क हो। 1.23 या 1.29 आरवीपीआई, मतलब लगाए गए पैसे का 1.25 गुना अभी भी निवेश में वैल्यू रखता है। ये फ्यूचर प्रोस्पेक्ट दिखाता है। पर क्या इसमें कोई चिंता की बात भी हो सकती है? जैसे अगर किसी फंड का डीवीपीआई कम हो और आरवीपीआई बहुत ज्यादा हो, खासकर जब फंड पुराना हो रहा हो। ये बहुत अच्छा सवाल है। हाँ बिल्कुल, अगर फंड अपनी लाइफ के आखिरी की तरफ है और उसका डीवीपीआई कम है लेकिन आरवीपीआई बहुत हाई है, तो ये एक रेड फ्लैग हो सकता है। इसका मतलब हो सकता है कि जीपी निवेशों को बेचकर कैश लौटाने में दिक्कत महसूस कर रहा है। शायद मार्केट कंडीशन खराब है या वो निवेश उतने अच्छे नहीं निकले। एलपीज इस पैटर्न को बहुत ध्यान से देखते हैं। मतलब सिर्फ वैल्यू होना काफी नहीं, उसे कैश में बदलना भी जरूरी है। ठीक है। और तीसरा रेशियो टीवीपीआई, टोटल वैल्यू टू पेड इन कैपिटल। ये टोटल वैल्यू देखता है, मतलब जो कैश मिल गया डीवीपीआई वाला हिस्सा और जो अभी बचा हुआ है आरवीपीआई वाला हिस्सा, दोनों को जोड़कर लगाए गए पैसे से तुलना करता है। ये फंड के ओवरऑल परफॉर्मेंस का एक सिंगल मल्टीपल है, एक पूरी तस्वीर। हाँ, उदाहरण में कैलकुलेशन है डिस्ट्रीब्यूटेड 145 प्लस रेजिडुअल 57, पेड इन 118 इज इक्वल टू 1.71। स्रोत में 1.70 लिखा है। इसका मतलब है कि लगाए गए हर रुपए पर फंड ने कुल मिलाकर 1.71 रुपए की वैल्यू बनाई है।
कुछ कैश में लौटा दी, कुछ अभी निवेश में है। लेकिन यहाँ फिर वो आंकड़ों का चक्कर। स्रोत में डीवीपीआई के लिए पेड इन 145 यूज हुआ, पर आरवीपीवीपीआई के लिए 118 और आरवीपीवीपीआई में एनएवी 145 था, पर टीवीपीआई में रेजिडुअल वैल्यू 57। ये अंदर थोड़ा कंफ्यूजिंग है। क्या असल दुनिया में भी ऐसा होता है? हाँ, ये बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट है और असल रिपोर्टिंग की कॉम्प्लेक्सिटी दिखाता है। देखिए, ऐसा अंतर बिल्कुल हो सकता है। पेड इन कैपिटल की परिभाषा बदल सकती है। कभी टोटल कमिटमेंट लेते हैं, कभी सिर्फ उस तारीख तक का कॉल किया हुआ पैसा। एनएवी एक क्वार्टर का हो सकता है और अगले क्वार्टर तक कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया या किसी निवेश की वैल्यू कम हो गई तो रेजिडुअल वैल्यू बदल जाएगी। स्रोत में ये डिटेल नहीं है, लेकिन असल में एलपीज को हमेशा ये देखना पड़ता है कि हर मैट्रिक कैसे कैलकुलेट हुआ है। फुटनोट्स बहुत जरूरी होते हैं। अच्छा, तो ये न्यूआंसेस होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल है वो वही रहता है। डीवीपीआई मतलब कैश मिला, आरवीपीआई मतलब बचा हुआ मूल्य और टीवीपीआई मतलब दोनों मिलाकर कुल मूल्य। ठीक है, तो इन सब डिटेल्स के बावजूद जो बड़ी तस्वीर उभरती है वो ये है कि रिटर्न्स मैट्रिक्स एक तरह से फंड की पूरी कुंडली है। कहाँ से पैसा आया, कहाँ लगा, कितनी लागत आई और आखिर में निवेशक के लिए क्या वैल्यू बनी, कैश में कितनी और अभी कागज पर कितनी। आपने बिल्कुल सही सार निकाला। ये फंड के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए एक अनिवार्य, एक इंडिस्पेंसिबल टूल है, जीपी और एलपी दोनों के लिए। ये दिखाता है कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कितनी कारगर रही और उसका फायदा निवेशकों तक कितना पहुंचा। तो इस सब का मतलब क्या है? आज की बातचीत से ये तो साफ है कि प्राइवेट इक्विटी का रिटर्न्स मैट्रिक्स सिर्फ नंबरों की एक टेबल नहीं है। ये एक बहुत शक्तिशाली साधन है। हाँ, ये कहानी कहने का एक तरीका है आंकड़ों के जरिए। ये फंड के प्रदर्शन की कई परतें खोलता है। बिल्कुल। ग्रास रूट लेवल पे निवेश कैसा कर रहा है, जी। ग्रॉस आईआरआर, फिर लागतें हटाने के बाद निवेशक को असल में क्या मिल रहा है, नेट आईआरआर, और वो रिटर्न के शक्ल में है, कैश या अभी भी निवेशित, डीवीपीआई, आरवीपीआई, टीवीपीआई। और ये हमें एक महत्वपूर्ण सवाल पर सोचने पर मजबूर करता है। सिर्फ प्राइवेट इक्विटी नहीं, किसी भी निवेश को जब हम देखते हैं, हाँ। तो क्या हम अक्सर सिर्फ हेडलाइन नंबर पे ही अटक जाते हैं? वो जो बड़ा बड़ा ग्रॉस आईआरआर या प्रॉफिट का आंकड़ा दिखाया जाता है? शायद हाँ, क्योंकि वो सबसे पहले नजर आता है और अक्सर काफी आकर्षक होता है। और क्या हम उन सारी बारीक चीजों पर, फीस, कमीशन, टैक्स, खर्चे, कैरी, यहां तक कि पैसा कब मिला, कब गया, उसका टाइमिंग, इन सब पर उतना ध्यान देते हैं जो हमारे असली हाथ में आने वाले नेट रिटर्न को बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं? ये तो सोचने वाली बात है। मतलब जो चमकता है वो सोना हो जरूरी नहीं। बिल्कुल। ये रिटर्न्स मैट्रिक्स हमें यही याद दिलाता है कि ग्रॉस आंकड़ों की चकाचौंध और नेट हकीकत के बीच का फर्क समझना कितना जरूरी है किसी भी निवेशक के लिए। बिल्कुल। उम्मीद है इस जानकारी से हमारे श्रोता जब अगली बार किसी निवेश के प्रदर्शन के दावे देखेंगे तो वो सिर्फ ऊपर के नंबर नहीं बल्कि उसके पीछे की पूरी कहानी समझने की कोशिश करेंगे। पूछेंगे, ठीक है, पर नेट मेरे लिए क्या है?